हाय एवरीवन, आपका मेरे इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आज हम एस्टेट टीजीटी साइंस 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 91, इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड बिकम ट्वाइस देन लाउडनेस इंक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ। ऑप्शंस आपको गिवन है। इसको सोल्व करने के लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए। जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्केयर के, और जो हमें एम्पलीट्यूड दे रखी है वो हमें ट्वाइस करके दे रखी है। तो जैसे मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा तो इंटेंसिटी जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए, और उसका भी होल क्या है, स्क्वायर है। ओके, तो जैसे मैं इसको सोल्व करूँगा तो हमारी आ जाएगी 4 टाइम्स उस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के। तो हमें पता चला कि जो लाउडनेस है वो इंक्रीज़ कितनी हुई है, बाय फैक्टर ऑफ 4 टाइम्स हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीज 92, रेंज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज। इसको ऑप्शन जो रहेगा वो हमारा सेकंड रहेगा। अब ऐसा क्यों है, जो हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स होता है उसका फार्मूला क्या होता है, G m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर होता है। ये जो हमारी आर है ये डिस्टेंस है, दो ऑब्जेक्ट हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर कर रखा है। तो जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स होगा एफ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो हम कह सकते हैं कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। हम कह सकते हैं अगर डिस्टेंस घटेगी तो इस ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि चाहे वो दोनों बॉडीज़ हैं जो ले रखी है हमने, उनके बीच का जो हम फोर्स देख रहे हैं वो कम ज़्यादा हो सकता है, बट नेग्लिजिबल जीरो नहीं हो सकता, वो जीरो तक नहीं पहुंच सकती। ठीक है, चाहे वो बॉडीज़ कितनी ही दूर रखी हो या कितनी ही पास रखी हो, तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी रेंज होगी वो कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीज़ 93, बायोलुमिनेसेंस ऑकर्स इन। ऑप्शंस आपको गिवन है। अब जो बायोलुमिनेसेंस होता है वो एक्चुअल में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर नेचुरली आपके लाइट को एमिट कर रहे हैं, एमिशन ऑफ लाइट हो रहा है, तो ये नेचुरल प्रोसेस है, तो इसको बोलेंगे बायोलुमिनेसेंस। ठीक है, ये कौन सी ऐसी स्पीसीज़ हैं जो ऐसे लाइट एमिट करती हैं, जो एक नेचुरली फिनोमिना है। तो इसमें बहुत सारी मरीन एनिमल्स हैं। वैसे तो हम जनरली कौन सा एग्जांपल जानते हैं, फायरफ्लाइज, जो जुगनू होता है वो बायोलुमिनेसेंस का एग्जांपल है। बहुत सारी मरीन एनिमल्स भी हैं जो हमारी क्या होती हैं, बायोलुमिनेसेंस होती हैं, जो एमिट करती हैं नेचुरली लाइट को। ठीक है, ओके। अब देखना है कि हमें इन एग्जांपल्स में कौन से एग्जांपल्स बायोलुमिनेसेंस का है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है कोयल एंड ट्रेटा, और एक है स्टेनोफोरा, ओके, और एक ये पोरीफेरा। ओके, इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। इसमें जो ये दे रखा है इसमें कौन सी स्पीसीज आती हैं, इसमें आपकी स्पीसीज आती हैं जेलीफिश और कोरल्स, और इसमें जो आपकी स्पीसीज आती हैं वो आती है कॉम्ब जेली। ओके, और ये जो बचती है आपकी पोरीफेरा, इसमें आपकी स्पंजेस आती हैं। ठीक है, ये सारी बायोलुमिनेसेंस के क्या हैं, एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर ये एग्जिस्ट करती हैं, एमिशंस लाइट एक नेचुरली प्रोड्यूस करती हैं लाइट को। ओके, तो इस हिसाब से ये सारी की सारी फिट बैठती हैं, तो फोर्थ ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 94, द फोर्स एफ इक्वल्स टू आई, और इसके ऊपर ये कैप लगा हुआ है तो इसका मतलब आई वेक्टर प्लस में 3j वेक्टर प्लस में 6k वेक्टर न्यूटन एक्ट ऑन ए 5 kg ऑब्जेक्ट फॉर 10 सेकेंड, देन द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी। हमें वैल्यूज निकालनी है। ओके, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमें फाइनली तो निकालना है चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो चेंज इन वेलोसिटी होता है, क्या होता है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है, हमने तो ये फार्मूला पढ़ा कि जो एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, ओके, हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम हो जाएगा। टाइम हमें गिवन है, ये रहा 10 सेकेंड। ओके, 10 सेकेंड यहाँ पुट हो जाएगी। ओके, ये हम निकालना है, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं भी एक्सेलरेशन दे नहीं रखी, तो एक्सेलरेशन हमें निकालनी है। एक्सेलरेशन का एक फार्मूला क्या होता है, फोर्स के अकॉर्डिंग देखिए तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ओके, फोर्स के लिए हमें ये इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले इस इक्वेशन को सोल्व करके हमें फोर्स निकालना होगा। मास हमें गिवन है, ये रहा 5 kg। ठीक है, तो ये 5 kg यहाँ पे पुट हो जाएगा।
ओके, तो इस हिसाब से एक्सेलरेशन निकल जाएगी और इस एक्सेलरेशन को हम यहाँ पुट कर देंगे और उस हिसाब से इसको सोल्व करेंगे तो हमारी चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हमें फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के लिए ये इक्वेशन दे रखी है, तो फोर्स के लिए इक्वेशन दे रखी है, तो हमें सबसे पहले इस फोर्स का क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ओके, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का स्क्वेयर, एफ ऑफ वाई का स्क्वेयर, एफ ऑफ जेड का स्क्वेयर। यहाँ पे जो आई वेक्टर लिखे हुए हैं, जे वेक्टर, के वेक्टर लिखे हुए हैं, इसके आगे जो कोऑर्डिनेट लगे हुए हैं ना, ये कोऑर्डिनेट्स बताते हैं कि कोऑर्डिनेट्स आपके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इन तीनों डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं उनकी वैल्यूज़ बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो दो वैल्यू है वो कौन सा फोर्स को बता रहे हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस में जो लग रहा होगा उस फोर्स को बता रहे हैं। ऐसे ही ये तीन है जो वैल्यू, ये आपकी बता रही है वाई एक्सिस में जो फोर्स लग रहा होगा। ऐसे ही के आगे जो कोफिशिएंट है 6, ये आपका जेड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा वो। तो उस हिसाब से हमने ये क्या निकाल लिया, इनका रिजल्टेंट निकाल लिया। तो उसका फार्मूला ये है। तो जैसे मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा तो मेरी वैल्यू आएगी 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इसको रीअरेंज करोगे तो आप वैल्यू आएगी 49 और इसको सोल्व करोगे तो आएगी वैल्यू लास्ट 7 न्यूटन। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे और एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन इस फार्मूले को मैं क्या कर लूँगा, रीअरेंज कर लूँगा। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा वो फोर्स बाय मास। ओके, फोर्स की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 7 न्यूटन, मास हमें दे रखा है 5 kg, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। तो फाइनली मेरी इसकी वैल्यू को सोल्व करने के बाद आएगी 1.4। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ओके, अब मेरे को इस वैल्यू को कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है। तो मैं फाइनली इसको पुट कर देता हूँ। तो चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहा हूँ मैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू है मेरी 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू टाइम 10 सेकेंड। 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। ओके, इसमें एक पॉइंट से एक पॉइंट ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली मेरी वैल्यू आएगी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 95। जो लीचन है आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स है, दे आर मेड अप ऑफ। अब यहाँ पे जो लीचन है ये आपका क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। अब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ये फॉर्मेशन कैसे होती है, आपके सिम्बायोटिक रिलेशन से। सिम्बायोटिक रिलेशन किसके बीच में, फंगस और आपका फोटोसिंथेटिक पार्टनर के बीच में, फोटोसिंथेटिक। अब ये जो फोटोसिंथेटिक होता है इसमें आपकी या तो एल्गी भी आ सकती है या फिर आपका साइनोबैक्टीरिया भी आ सकता है, साइनोबैक्टीरिया। ओके, ठीक है, इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, साइनोबैक्टीरिया। ओके, इसमें जो हमारा जो लीचन होगा वो किससे बनेगा, वो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड रहेगा, साइकोबायंट और माइकोबायंट से। अब इनको हल्का से डिटेल में समझ लेते हैं। जो हमारा माइकोबायंट है वो एक फंगल कंपोनेंट है। ठीक है, फंगल कंपोनेंट है। अभी मैंने बताया जो लीचन था वो किसका कॉम्प्लेक्स सिम्बायोटिक रिलेशन था, फंगस का और फोटोसिंथेटिक का। ठीक है, तो इस हिसाब से फंगल यहाँ से मिल गया। ओके, तो माइकोबायंट तो यहाँ पे ठीक है। ओके, अब जो ये साइकोबायंट है ये क्या बता रहा है, ये आपका साइनो बैक्टीरियल पार्टनर है। ठीक है, ओके, तो इस हिसाब से और मोस्टली ये साइनोबैक्टीरियल, ये फोटोसिंथेसिस का ही था ना। तो इसमें होता क्या है कि इसमें ये क्लोरोफिल को कंटेन करता है जिसका काम होता है फूड को प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से होता है, वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से होता है, इसलिए यहाँ पे हल्का सा मैच भी करा हुआ फोटोसिंथेटिक। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे मैच कर जाएगा। जो लीचन था वो हमारा किससे मिलकर बनता है, साइकोबायंट और माइकोबायंट से। ठीक है, ओके, तब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 96। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट appropriate to understand science at upper primary stage। अब इस केस में जो अपर प्राइमरी स्टेज होती है उसमें हम ऑब्जर्व करवाते हैं थिंग्स को, यानी कंक्रीट चीज़ों से हम उनको क्या करवाते हैं, ऑब्जर्व करवाते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग से, ओके, प्लॉटिंग ग्राफ से, हैंड ऑन एक्सपीरियंस यानी प्रैक्टिकली लैब में ले जाके इन चीज़ों पे, ठीक है, प्रैक्टिकली वर्क करवाते हैं अपर प्राइमरी स्टेज के लिए। बट जो लर्न द सब्जेक्ट थ्रू एब्स्ट्रैक्शन, ये हम हायर एजुकेशन में यूज़ करते हैं, 11th 12th हो गए, ठीक है, वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अपर प्राइमरी के लिए हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, हायर क्लासेस के लिए यूज़ करेंगे एब्स्ट्रैक्शन वाली। और जो अपर प्राइमरी है वहाँ पे तो सिर्फ हम किसका यूज़ करेंगे, कंक्रीट चीज़ों का यूज़ करेंगे। ठीक है, जिन्हें हम छू के फील कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो फोर्थ जो हमें क्या पूछा था, नोट वाला पूछा था।
ठीक है, तो फोर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 97। गिबन्स, प्रोब्स्किस, मंकी एंड राइनोसरस फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब रीजन ऑफ ओरिएंटल जू जियोग्राफिकल रीजन। ऑप्शंस हमें बताने हैं। ओके, तो ये जो हमारा गिबन था, मंकी था, राइनोसोरस था, ये हमारे इंडो मलयालन सब रीजन के अंदर आती हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा इंडियन सब रीजन है उसके अंदर तो हमारे कौन कौन से आते हैं, हमारा इंडियन एलिफेंट आता है, टाइगर आता है, पिकॉक, ठीक है। ओके, ये सिलोनियन सब रीजन के अंदर क्या आता है, हमारा सिलोन एलिफेंट और यूनिक लिपर्ड आता है, ठीक है। और जो इंडो चाइना है वो एक कॉम्बिनेशन होता है, इंडो मलयालम में जो आए थे ना हमारा गिबन्स मंकी, इनका ठीक है एक कॉम्बिनेशन होता है इनका, बट मोस्टली जो फेवरेबल होता है वो हमारी गिबन्स मंकी और राइनोसोरस, वो कहाँ आते हैं, इंडो मलयालम सब रीजन के अंदर आते हैं। तो फोर्थ यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 98। द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन आर। यहाँ पे इसका जो चीफ प्रोड्यूसर होगा ओशियन का, वो हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, डाई एटम्स। ये एक्चुअल में क्या होते हैं, ये हमारे प्राइमरी और चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। चीफ प्रोड्यूसर ओशियन के अंदर इनका काम क्या होता है, फॉर्मिंग द बेस ऑफ मरीन फूड वेब। जो मरीन फूड वेब होता है उसको बनाने के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है, डाई एटम्स का। ओके, ये माइक्रोस्कोपिक और फोटोसिंथेसाइज एलगी होती है जो वाटर में क्या करती रहती है, फ्लोट करती रहती है, ठीक है। ओके, ये हो गया यहाँ पे। अब चलते हैं बाकियों के पास। ये जो डाइनो जो द फ्लैगलेट्स है और हमारा यूग्लेनोइड्स है, ये जो हमारा डायग्नोफ्लैगलेट्स है ना, ये हमारा है तो प्राइमरी प्रोड्यूसर, बट ये लेस डोमिनेट है किसके मुकाबले, डाइटम्स के। डाइटम्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है मरीन्स फूड में, ठीक है, यानी ओशियंस में इसका ज़्यादा यूज़ होता है डाइटम्स का, ठीक है, डाइनोफिलेट्स का कम यूज़ होता है। ओके, अच्छा, जो ये हमारा यूग्लेनोइड्स है, ये हमारा मरीन्स में यूज़ नहीं होता, यानी ओशियंस में यूज़ नहीं होता। इसका यूज़ हम फ्रेश वाटर्स में यूज़ करते हैं, जहाँ पे साफ पानी होगा ना वहाँ पे पाए जाएंगे ये, ठीक है। ओके, फाउंड इन फ्रेश वाटर। ओके, अब बात आती है फोर्थ ऑप्शन की। ये जो हमारा प्लैंकटन है ना, ये दोनों चीज़ों की तरह काम करता है। ये हमारा प्रोड्यूसर भी होता है, हमारा कंज्यूमर भी होता है। अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो इसमें आ जाएगा हमारा साइटोप्लैंक्टन, जिसके अंदर हमने अभी बात की डायटम्स, ठीक है, और एक हमारा डाइनोफ्लैगलेट्स की, ठीक है, ये दोनों। ओके, अच्छा, जैसे ही हम कंज्यूमर की बात करते हैं तो कंज्यूमर में हमारा आ जाता है जू प्लैंक्टन, ठीक है, जो इन्हें कंज्यूम करता है। ओके, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 99। एंड फॉलोइंग विच इज़ एलिमेंट ऑफ फिजिकल साइंस लेसन। अब बात यहाँ पे आती है कि जो साइंस का एक लेसन है, ठीक है, ओके, तो उसके क्या क्या मेन एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो बात यहाँ पे आती है कि एक लेसन का टाइटल होना चाहिए कि आप जो पढ़ाने वाले हैं उस लेसन का क्या टाइटल होगा, ठीक है। ओके, इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए, ठीक है, जब बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ओके, प्रेजेंटेशन भी आपकी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या एलिमेंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी लेसन को पढ़ाने के लिए। ओके, तो इस हिसाब से ये तीनों ही किस में इंक्लूड हो जाते हैं, हमारे फोर्थ ऑप्शन में इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 100। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट इन 40 ग्राम ऑफ फेरिक सल्फेट। एटॉमिक मास दे रखा है आपको, आयरन का, सल्फर का दे रखा है, ऑक्सीजन का दे रखा है। हमें बताना है कि हर एक उस पूरे मोलिक्यूल में हर एक एटम के कितने मोल्स यूज हुए हैं, हमें बस ये बताना है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फेरिक सल्फेट होता क्या है। ओके, इसको सोल्व करने से पहले आपको सबसे पहले फेरिक सल्फेट का मोलिकुलर फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जो आयरन होता है वो दो स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, एक तो +2 और एक +3, ठीक है। जब +2 यूज़ करते हैं तो हम लगाते हैं अस, और जब +3 ऑक्सीजन स्टेट यूज़ करते हैं तो हम लगाते हैं इक, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे दे रखा है फेरिक सल्फेट, तो फेरिक सल्फेट दे रखा है तो सल्फेट का हमें पता होना चाहिए क्या होता है,
SO4 होता है, और आयरन का ये हमने यूज़ ही कर लिया। ओके, तो फेरिक यूज़ करना है तो इसका मतलब +3 ऑक्सीजन स्टेट यूज़ करनी है। सल्फेट के ऊपर चार्ज पता होना चाहिए आपको, सल्फेट के ऊपर होता है 2- चार्ज। वही कंपाउंड बनाने के लिए दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इस हिसाब से हमारी क्या बन जाएगी फाइनली, Fe2SO4 की होल थ्राइस। ठीक है, इस हिसाब से बन के आपका तैयार हो गया फेरिक सल्फेट। ओके, इस काम के होने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, मोलिकुलर मास निकालना है। तो मोलिकुलर मास निकालने के लिए क्या करना होगा, जितने एलिमेंट्स दे रखे हैं उन सभी का, उनके साथ क्या करना होगा, जितने एटम्स दे रखे हैं मल्टीप्लाई और सबको ऐड कर देना है। ओके, जैसे आयरन का हमें दे रखा है 56, तो इतने कितने आइटम दे रखे हैं इस एक कंपाउंड में, ये 1 मोल ऑफ कंपाउंड में आपके दे रखे हैं 2, तो 2 × 56 प्लस ऐसे ही सल्फेट के कितने हैं 3 हैं। ओके, तो 3 से मल्टीप्लाई ओवरऑल, और उसके बाद फिर आप फाइनली मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। सल्फ़र का क्या है टोमस 32। ओके, उसके बाद कितना है प्लस, ओके, ऑक्सीजन का कितना है 16। ओके, ऐसे ऐसे कितने हैं 4 हैं। ओके, और फाइनली ये 3 से मल्टीप्लाई। तो जैसे आप इसको कंप्लीट सोल्व करोगे तो आपके जो पास फाइनली वैल्यू आएगी मोलिकुलर मास की, वो 400 ग्राम पर मोल आएगी। ओके, अब हमें पता है जो मोल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, गिवन मास हमें बता रखा है कि जो हमने लिया है ना फेरिक सल्फेट, हमें उस 40 ग्राम में निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम इसके मोल निकाल लेंगे, तो मोल्स निकाल लेंगे इस कंपाउंड के। तो इसका मास कितना दिया है 40, और इसी का मोलिकुलर मास कितना निकाला है, जो एक हमने कंपाउंड लिया है ना इसके मोल्स निकाल रहे हैं सबसे पहले। तो इसके मोल्स निकालने के लिए हमने इसका मोलिकुलर मास निकाला, और क्या गिवन हमें दे रखा है 40 ग्राम, तो उस 40 ग्राम के मोल्स निकालने हैं। तो 40 ग्राम ऊपर और मोलिकुलर मास नीचे 400। ठीक है, ओके, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, तो मोल्स में हमारी यूनिट आ जाएगी। ओके, इसको यहाँ से कट, यहाँ से कट, 1/10, और फाइनली वैल्यू आएगी 0.1 मोल। राइट, ओके, तो इतना होने के बाद हमारा काम क्या है, हर एक एलिमेंट्स के मोल्स निकालने हैं। ठीक है, हम जो भी चीज़ दे रखी होती है वो हमारी कंपाउंड्स की 1 मोल के अकॉर्डिंग होती है, इसके आगे कोई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है ना, तो इसका मतलब ये 1 मोल के अकॉर्डिंग थी। तो 1 मोल के अकॉर्डिंग तो हमें पता है कि इसके पास 2 आयरन के मोल हुए, एक मोल में, एक मोल में कितने हैं 2 आयरन के मोल हैं। ऐसे ही सल्फर के कितने मोल हैं, सल्फर के यहाँ देखो इसके पास ये वैल्यू 3। ठीक है, तो ऐसे ही एक मोल में कितने हैं 3 सल्फर हैं। ओके, तो ऐसे ही ऑक्सीजन एक मोल में कितनी है 4 4 3 12, ऐसे ही 12 मोल हैं। ठीक है, एक मोल इस कंपाउंड में हमारे पास 12 मोल ऑक्सीजन है हमारे पास। ठीक है, ओके, बट हमें इसमें एक मोल में नहीं निकालनी, अब हमें निकालनी है 0.1 मोल के अकॉर्डिंग। तो 0.1 मोल के अकॉर्डिंग निकालनी है तो बेस्ट जस्ट मल्टीप्लाई कर दो इनकी, यहाँ पे 2 आयरन के मोल हैं। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.1 मोल से, क्योंकि 0.1 मोल में निकालना है। ऐसे ही 3 सल्फर दे रखे हैं तो इसको 0.1 मोल से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ऐसे ही 12 ऑक्सीजन दे रखी है आपको मोल, तो इसको भी 0.1 मोल के अकॉर्डिंग निकालना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे निकालेंगे तो हमारे 0.1 मोल वाले कंपाउंड के अंदर कितने मोल्स ऑफ ये एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो हमारी निकल के आ जाएंगी। तो इसकी वैल्यू आएगी 0.2, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 0.3, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1.2। ठीक है, इस हिसाब से मोल से निकल के आ जाएंगे। अब हमें जस्ट चेक करना है, आयरन की वैल्यू है 0.2। ओके, उसके बाद सल्फर की वैल्यू है 0.3। ओके, उसके बाद ऑक्सीजन की वैल्यू है 1.2। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 101। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल possess 4 layers, which of the following is the correct sequence from outside to inside। इसमें हमें किसकी तरफ जाना है, जो वॉल है एलिमेंट्री कैनाल की वो हमें आउटसाइड से इनसाइड की तरफ मूव करना है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिरोसा, फिर उसके बाद मस्कुलरिस, फिर उसके बाद सब मुकोसा, और उसके बाद मुकोसा। ठीक है, ओके, ये जो सिरोसा होती है ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है, थिन सीरस मेम्ब्रेन होती है, दैट फॉर्म द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ मोस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इसका काम क्या होता है, सिर्फ एक्सटर्नल कवरिंग करने के लिए जो हमारी कैनाल यूज़ होती है। ठीक है, ओके, इसका काम क्या है, कवरिंग के लिए, कवरिंग, COVERING। ओके, अब इसके बाद आता है मस्कुलरीज। मस्कुलरीज क्या है, ये कंटेन करती है मसल्स टिश्यू जो अरेंज होती हैं इनटू आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर लेयर और इनर सर्कुलर मस्कुलर लेयर में। इसका काम सिर्फ क्या होता है, मूवमेंट का उस कैनाल के अंदर। ठीक है, ओके, इसका लिख देता हूँ, मूवमेंट के लिए होती है रिस्पॉन्सिबल। ओके, उसके बाद आती है सब मुकोसा। सब मुकोसा क्या है, ए लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो कंटेन करता है ब्लड वेसल्स
नर्व्स और ग्लैंड्स, राइट। ओके, अब इसके बाद लास्ट बचता है मुकोसा। मुकोसा हमारी क्या थी, इनर मोस्ट लेयर थी विच लाइन द ल्यूमेन ऑफ द कनाल एंड इन्वॉल्व इन सेक्रीशन, ठीक है, इसका काम होता है सेक्रीशन में। ओके, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सेकंड क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 102। ए लाइट इज रिफ्रैक्टेड थ्रू ए प्रिज्म, द एंगल ऑफ डेविएशन इज। तो हम सबसे पहले एंगल ऑफ डेविएशन समझते हैं। ये कोई भी एक प्रिज्म है, ठीक है, सबसे पहले कोई एक इंसिडेंट लाइट आएगी, ठीक है, इस प्रिज्म पे आएगी, फॉल करेगी। तो जैसे ही फॉल करेगी उसके बाद ये मीडियम अलग है, दूसरा मीडियम अलग है, ये बाहर वाला एयर मीडियम है, ये अंदर ग्लास वाला मीडियम है प्रिज्म का। ओके, तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है या वे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, तो वो बैंड हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ये लाइट आई थी तो इस लाइट को ऐसे कि ऐसे, वैसे तो जाना चाहिए था ऐसे ऐसे, ठीक है, बट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में से जाने की वजह से ये लाइट क्या हो जाती है, बैंड। तो इसी डायरेक्शन में ना जाने की वजह वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी बैंड हो जाती है। अब जैसे बैंड हो गई, अभी से क्या बोलूँगा मैं, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, ये होगी हमारी रिफ्रैक्टेड रे। ये हमारी थी इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड है, ये इंसिडेंट रे। अब इसके बाद ये कहाँ से, इस प्रिज्म से बाहर आएगी। अब जैसे प्रिज्म से बाहर आएगी फिर अलग बनेगी, ठीक है। ओके, अलग इसलिए बनेगी क्योंकि फिर अलग मीडियम आ गया, ठीक है। ओके, तो इसी हिसाब से अब ये आ गई बाहर, तो जो बाहर आई है इसे बोलेंगे हम एमरजेंट रे, ठीक है, जो प्रिज्म में से बाहर आई है। तो ये जो इंसिडेंट थी, जो हमने इमेजिनरी आगे मानी थी, ठीक है, डैश डैश करके। ओके, तो इसका और जो हमारी इमेजेंट रे थी, इनके बीच में जो एंगल बनेगा ना, इसी को हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो ऑप्शंस हमें जस्ट मैच करने हैं। जो एंगल होता है बिटवीन इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे, यही बोल रखा है इसने, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है। इसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, इसे हम निकाल भी सकते हैं, आई प्लस में ई माइनस में ई। आई हमारा इंसिडेंट एंगल, ई हमारा एंगल ऑफ एमरजेंस, ठीक है। ओके, ए हमारा होता है प्रिज्म रिफ्रैक्टिंग एंगल, यानी एंगल दो सरफेस के बीच का, ठीक है। तो इस हिसाब से हम ये डेल्टा वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हैं। ओके, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 103। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलपिंग स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च। अब यहाँ पे बात चल रही है कि जो डेवलपिंग स्टेज है प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च, अब जो प्रोसेस होगी ना, उस प्रोसेस में भी 4 फेज़ होते हैं, ठीक है। 4 फेज़ में पहला फेज़ की अगर बात करूँ तो सबसे पहले हम कोई भी चीज़ क्या करते हैं, प्लान करते हैं, ठीक है। फिर उस पर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, मतलब उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब उसमें जो भी काम हो उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। ओके, फाइनली फिर हम क्या कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, यानी उसका इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, इस हिसाब से। तो हमें जस्ट ऑप्शंस देखने थे कौन सा इसके प्लान में फिट बैठ रहा है। ओके, तो डेवलपिंग एंड एक्शन प्लान, तो ये तो पहला फिट बैठ गया। इम्प्लीमेंटेशन प्लान एंड कलेक्टिंग डाटा नहीं। आइडेंटिफाई एंड लिमिटिंग टॉपिक नहीं। शेयरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 104। अब यहाँ पे 2 कॉलम दे रखे हैं, तो हमें जस्ट कॉलम मैच करने हैं। ओके, तो पहले 1 बाय 1 देख लेते हैं। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कोई भी एक कंपाउंड है, ठीक है, जैसे उस पर लाइट पड़ेगी ना तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो लैब में आपने कई बार देखा होगा, डार्क बोतल होती हैं ब्राउन कलर की, उन बोतल्स में आपके कुछ कंपाउंड्स रखे जाते हैं। अगर वो डार्क बोतल में रखे गए ना तो इसका मतलब वो लाइट से है ना इफेक्ट होते हैं और वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इसलिए उन्हें डार्क बोतल में रखा गया है ताकि वो सेफ रहे लाइट से। जब भी उन पर लाइट पड़े तो वो जो कलर है ना ब्राउन कलर, वो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर ले और अंदर तक पास ना होने दे और उस कंपाउंड तक ना पहुँचे जिससे वो ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो लाइट से ख़राब हो जाते हैं उन्हें हम डार्क बोतल में रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो लाइट से ख़राब हो जाता है, जो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो कौन सा कंपाउंड होगा, वो हमारा होगा सिल्वर ब्रोमाइड। ये जो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड होता है ये सॉलिड पाउडर होता है। तो जैसे ही ये लाइट के प्रेजेंस में आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2Ag सॉलिड, और ब्रोमीन गैस इसमें से इवोल्व होगी, ठीक है। ओके, तो एक तो ये खत्म हो गया फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन वो रिएक्शन है जो हीट से होगी, ठीक है। ओके, तो उसके लिए हमारी रिएक्शन होगी ये फर्स्ट वाली KClO3 वाली। इसमें 2 मोल दे रखे हैं KClO3, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको हीट करूँगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगी 2 मोल ऑफ KCl सॉलिड के, और हमारी ऑक्सीजन गैस क्या होगी यहाँ से इवोल्व होगी, ठीक है। इसके 3 मोल यहाँ पे, आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो नहीं भी। ओके, हमें तो बस मैच करने थे कॉलम को। ओके, तो यहाँ पे ये इससे मैच कर जाएगा, ठीक है। और ए वाला हमारा किससे मैच करता है, लास्ट वाले से 4 से। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस हमें देखनी है,
इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होती है कि एक ही कंटेनर लिया जाता है, उसमें आपको सॉल्यूशन जो लेना है ना, वो सॉल्यूशन आपको या तो लिक्विड लेना है या फिर अगर वो सॉलिड है तो उसको मोल्ट करके, मोल्टन स्टेट में ला के, लिक्विड स्टेट में ला के फिर उसको इसमें पोर करना है। उसके बाद हमें 2 रोड लगानी है जो इनर्ट होनी चाहिए, ठीक है। और इनर्ट्स रोड को हमें क्या करना है, बैटरी से कनेक्ट करना है, ठीक है। ओके, तो एक साइड, एक रोड पे ऑक्सीडेशन होगा, दूसरी साइड पे रिडक्शन होगा, तो इस हिसाब से आयंस जाएंगे और वहाँ पे कलेक्टेड हो जाएंगे। ओके, तो इस हिसाब से हम किसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सेकंड ऑप्शन को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो हमें लिख रखा है Al2O3, यहाँ पे स्मॉल m लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये क्या ले रखा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मोल्टन स्टेट में ले रखा है, जो यहाँ पे हमने इसमें पोर किया था। फिर उसके बाद एक तरफ ऑक्सीडेशन होगा, एक तरफ रिडक्शन होगा, और इस हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा, प्योर एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। ओके, और एक साइड क्या होगी, ऑक्सीजन गैस इवोल्व हो जाएगी, ठीक है। इस हिसाब से हम इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ करते हैं। ओके, अब बात आती है डी की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की लास्ट बचती है। ओके, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट, और फाइनली एट द एंड आपका क्या मिला, मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर मिला। ये डिस्प्लेसमेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर की बजाय, तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा और खुद इसकी जगह पे आ जाएगा। तो ये तभी हो पाएगा जब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, वो अपने नीचे वाले के सभी को रिप्लेस कर सकता है। तो मैग्नीशियम कॉपर से ऊपर आता है, तो इसलिए वो कॉपर को रिप्लेस करके खुद उसके प्लेस पे आ गया, तो मैग्नीशियम कॉपर को हटा के क्या बना लेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा, और कॉपर कॉपर 2+ से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, यानी एक बंदे ने दूसरे बंदे को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया या डिस्प्लेस कर दिया। ओके, तो इसी हिसाब से ये मैच हो गए। अब उसी हिसाब से तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 105। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग वन डायरेक्शन ओनली, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकेंड इज। यहाँ पे हमें ऑप्शंस देखने हैं किसके लिए मैच करेगा। तो सबसे पहले इस जो यहाँ पे लिखी हुई थ्योरी, इसको एक बार समझ लेते हैं। जो ऑब्जेक्ट दे रखा है ना, वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यानी वो कितनी भी डिस्टेंस चल सकता है आगे, ठीक है, एक पाथ को फॉलो करते हुए। अगर वो nth सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए जो फॉर्मूला क्रिएट होता है वो क्या होता है, SN, ठीक है। उसके लिए इक्वल्स टू U प्लस में A/2 2n-1, ठीक है, और ये ब्रैकेट। ओके, तो यहाँ पे SN हमें पता चल गया, वो डिस्टेंस है nth सेकंड के लिए। ओके, U यहाँ पे क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। ए हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगी, ठीक है। ओके, एन हम यहाँ पे क्या हो जाएगी, उस सेकंड्स की हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। ओके, जितने सेकंड्स वो क्या कर रहा है, उस डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, स्पेसिफिक सेकंड हो जाएगी। ओके, सेकंड लिखना था, सेक्शन लिख दिया, सेकंड। ओके, तो इसी हिसाब से हमें बस इसको क्या करना है, मैच करना है। ओके, तो SN U प्लस में A/2 2n-1, U प्लस में A/2 2n-1, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 106। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज पासिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड देन, तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन पास होता है थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड, तो जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड होती है वहाँ उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जरूर मिलेगी, ठीक है। ओके, तो जब एक इलेक्ट्रॉन पास होता है ना थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड, तो उस टाइम पे हमें पूछा गया कि वेलोसिटी इंक्रीज होती है, नहीं। इस एनर्जी इंक्रीज, नहीं। बोथ वेलोसिटी एनर्जी आज इंक्रीज, नहीं। वेलोसिटी और एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहती है जब एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में से पास होता है, ये बात आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 107। स्टडी द गिवन वेन डायग्राम केयरफुली। यहाँ पे सॉलिड दे रखा है, लिक्विड दे रखा है, गैस दे रखा है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलोइडल सिस्टम करेक्टली रिप्रेजेंट पॉइंट्स A, B और C। हम देख लेते हैं A, B, C में क्या है। ए में हमें दे रखा है मिस्ट, दे रखा है मिल्क, पेंट्स, कलर्ड ग्लासेस। बी में व्हिप्ड क्रीम, हेयर क्रीम, स्मोक, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। सी में डस्ट, फ्यूम्स, प्यूमिक स्टोन, क्लाउड, बटर। तो हमें क्या करना है, कोलाइडल सिस्टम पहचानना है। जो कोलाइडल सिस्टम होता है ना, वो कोलाइडल में क्या होती है, 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा डिस्पर्स्ड फेस, और एक होता है हमारा डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है।
ओके, डिस्पर्जन मीडियम वही जिसमें कोई चीज़ डिजोल्व की जाए, डिस्पर्शन फेज जो डिजोल्व होने वाला है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं इसमें कौन सा करेक्ट बनेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वैसा क्यों? जो पेंट होता है वो पेंट्स में जो हमारा सॉलिड होता है वो हमारा डिस्पर्स फेज होता है, और जो हमारा लिक्विड होता है, ठीक है, सॉलिड को लिक्विड में मिलाना है तभी पेंट बनेगा, तो जो हमारा लिक्विड होगा वो हमारा डिस्पर्जन मीडियम होगा। ओके, ऐसे ही स्मोक की बात कर लेते हैं। जो स्मोक होता है हमारा, उसमें जो सॉलिड है वो हमारा डिस्पर्स फेज होता है, और जो हमारा गैस होती है वो हमारा डिस्पर्स मीडियम होता है। यानी सॉलिड को हमारे गैस में मिलाया जाएगा तब जाके स्मोक बनेगी। ओके, अब बात आती है क्लाउड की। जो हमारा क्लाउड है उसमें क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो डिस्पर्स फेज होता है, और उसमें जो गैस होती है वो हमारा डिस्पर्जन मीडियम होता है। यहाँ पे जो सॉलिड और लिक्विड है इनके कॉम्बिनेशन को हम सॉल्यूशन बोलते हैं, या फिर इन शॉर्ट फॉर्म में सोल बोल देते हैं, सॉलिड और गैस, ठीक है। इसमें सॉलिड और गैस, अगर लास्ट गैस ही हो ना डिस्पर्स मीडियम, तो उसके फेज को दोनों को हम क्या बोलेंगे, एरोसोल बोलेंगे, एरोसोल, राइट। ओके, क्लाउड को तो आप जानते हो, लिक्विड और गैस, लिक्विड वाटर वेपर्स हो गए, और गैस एटमॉस्फेयर में होती है, कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है, और सारी गैसेस, ठीक है। तो इस हिसाब से क्लाउड की फॉर्मेशन होती है। स्मोक हमें पता है, सॉलिड जितने भी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो, और गैसेस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन से जो स्मोक बनता है, ठीक है। ओके, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 108। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट। तो ऑप्शन में दे रखा है मीटर में भी और सेंटीमीटर में भी। सेंटीमीटर में देखिए तो हमारी वैल्यूज़ होती है 25 सेंटीमीटर होती है। अगर यही चीज़ हमें मीटर में देखनी हो तो 0.25 मीटर होती है। तो मीटर वाली तो कोई मैच नहीं कर रही, तो सेंटीमीटर वाली मैच कर रही है, तो 25 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 109। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल वेरी विद टाइम। तो हमें दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखी है, द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 0 to 10 सेकेंड। ऑप्शन हमें दे रखे हैं, हम देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। हमें निकालनी है एवरेज स्पीड, ठीक है, क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन में चेंज इन टाइम, एवरेज ऐसे ही निकलेगी। ओके, तो हमें चेंज इन स्पीड चाहिए और चेंज इन टाइम चाहिए। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखो, टाइम इंटरवल दे रखा है हमें 0 to 10 है, तो अगर इस टाइम इंटरवल को निकालूँ, फाइनल माइनस इनिशियल करूँ, ठीक है, T2 माइनस T1 करूँ, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, चेंज हमारे पास 10 सेकेंड आएगा। ये तो हमारे पास निकल गई। हमारे पास अब रहती है क्या, डिस्टेंस रहती है, तो डिस्टेंस हम निकालेंगे इस इक्वेशन से, ठीक है। तो इस इक्वेशन का जब हम यूज़ करेंगे तो डिस्टेंस फंक्शन क्या दे रखा है, ST=1.2 T² दे रखा है। जब हमारे पास टाइम T1 था तो उस टाइम वैल्यू कितनी थी टाइम की, 0 सेकेंड थी। ओके, तो डिस्टेंस हम कितनी ट्रैवल करेंगे, S0 = क्या निकल के आएगी, 1.2 इंटू 0 का होल स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। ओके, तो ये तो हमारी निकल गई, S1 डिस्टेंस मान लेते हैं इसको, तो ये तो 0 निकल गई। ओके, अब ऐसे ही इसी फंक्शंस का यूज़ करके हम क्या निकाल लेते हैं, इक्वेशन को यूज़ करके S2 निकाल लेते हैं। तो S2 कैसे निकलेगी, जब टाइम T2 पे कितना था, 10 सेकेंड था। ओके, तो S2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, S10। ओके, तो वैल्यू क्या है, 1.2 इंटू 10 का स्क्वेयर। ओके, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1.2 इंटू 100 विच इज़ इक्वल्स टू 120 मीटर। तो मेरी वैल्यू आ गई S2 की 120 मीटर। हमें क्या निकालना है, वही चेंज निकालना है, तो चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, तो S2 माइनस S1। ओके, तो 120 माइनस 0 कितनी आ गई, 120। तो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 120 मीटर। स्पीड का यूनिट क्या होती है लास्ट, मीटर पर सेकेंड, जो हमें गिवन है ही, यहाँ पे मिल गई। ओके, तो इसको जैसे सोल्व करूँगा तो वैल्यू क्या आएगी, 12 मीटर पर सेकेंड आएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 110। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज को करिकुलर एक्टिविटी इन साइंस टीचिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, साइंस क्लब। क्योंकि जो रेगुलर टीचिंग होती है जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया जाता है, अब वो तो रेगुलर टीचिंग होगी। अब उसके अलावा जो बाहर जो हम उसको रिलेट करेंगे डेली लाइफ से, या हम उन्हें इंस्ट्रूमेंट दिखाएंगे, कोई प्रैक्टिकल वर्क दिखाएंगे, उसे डेली लाइफ से रिलेट करेंगे, तो हमारी किस में आ जाएंगी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ जाएंगी। तो वो चीज़ें हमारी कहाँ इंक्लूड होती हैं, वो होती है हमारी साइंस क्लब में। जब साइंस क्लब हम लेके जाएंगे तो वो एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ का पार्ट होता है, जहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है, एक्सप्लोर करता है अपने साइंटिफिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग,
ठीक है, और वो रेगुलर करिकुलम से काफ़ी ज़्यादा परे होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इनफ, थैंक यू।